अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने मुझे ये मैसेजेस किए हैं कि भाई आपका जो शो है वो हमें बहुत पसंद है और आपके जो शो का फॉर्मेट है, आपके शो में जितनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपके शो पे जो गेस्ट आते हैं हमें बहुत पसंद आते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बेहद बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, इतना सारा प्यार, इतना ढेरों सारा प्यार जो है जब आप लोग हमें देते हैं तो हमें जो है और हौसला मिलता है और हम हर रोज़ एक नया दिन समझ के आपके लिए एक नया शो लेकर आते हैं। अच्छा जी, आज जो है वो दुनिया भर में किस चीज़ का दिन मनाया जा रहा है? आज दुनिया भर में भाई जो है वर्ल्ड HR डे मनाया जा रहा है। सो हैप्पी HR डे। अच्छा जी, अब क्या होता है कि इसकी बड़ी अहमियत होती है और इंसानी वसाइल से वाबस्ता अफराद जो हैं वो मेहनत, खिदमत और तंजीमों की तरक्की में इनके कलीदी किरदार को सराहा जाता है। अच्छा जी, HR प्रोफेशनल्स इदारों में बेहतर माहौल, मुलाजमीन की फलाह बहबूद और कारकर्दगी में इजाफे के लिए अहम किरदार भी अदा करते हैं। आइए इस दिन इनकी काविशों का एतराफ़ करें और एक मुस्बत, मुनसिफाना और तरक्की पसंद वर्क प्लेस बनाने के अज़म को दोहराएं। तो जी, हैप्पी HR डे। अच्छा जी, इसके अलावा साथ साथ आज एक और दिन भी मनाया जा रहा है और वो है जी वर्ल्ड बी डे। अच्छा, वर्ल्ड बी डे जो है हर साल 20 मई को जो है वो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी खासी इंपॉर्टेंस है। अच्छा जी, और इसकी इंपॉर्टेंस किस लिए है? क्योंकि आप तो जानती हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करती हैं। जो शहद है उससे काफ़ी सारी जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनती हैं और जो शहद है उसकी कुछ स्पेशलिटी इस तरह से होती है कि ये आपकी आंखों के लिए भी बड़ा मुफीद होता है, आपके बालों के लिए भी बड़ा मुफीद होता है, आपकी सेहत के लिए, हाजमे के लिए भी शहद जो है वो बड़ा मुफीद रहता है। तो जनाब, आज के दिन की मुनासबत से आज जो है वो वर्ल्ड बी डे भी मनाया जा रहा है और इसके अलावा मक्खियों की अहमियत को जो है वो शहद की जो मक्खियाँ हैं उनकी अहमियत को उजागर किया जा सके। अच्छा जी, शहद की मक्खियाँ न सिर्फ शहद पैदा करती हैं बल्कि ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए पौधों की जो है बार आवरी में भी अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा जी, तो ये सारी सूरत हाल है। अब जो है वो अहम ख़बरें और अहम जो ऐलानात होते हैं ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो भाई क्या होने जा रहा है 28 मई को? तो 28 मई को सिंध सरकार ने जो है वो यौम तकबीर मनाने का ऐलान कर दिया है और इस हवाले से जो है वो बुध के रोज़ आम तातील होगी। यानी कि जितने भी लोग जो हैं अभी तक उनको नहीं पता है तो वो ये जान लें कि बुध के रोज़ आपकी हैं आम तातील। सिंध सरकार ने 28 मई को यौम तकबीर जो है वो मनाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा जो है बाख्तियार अथॉरिटीज़, बल्दियाती काउंसिल्स में आम तातील होगी, जबकि महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन नोटिफिकेशन जो है इस हवाले से जारी कर दिया गया है। तो जनाब, ये तो थी वो खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि बकरीद की आमद है। हर इंसान यही सोच रहा होता है, यही चाहता है कि जी अब जो मवेशी मंडी है उसका रुख किया जाए। तो भाई मवेशी मंडी जिस तरीके से कराची के सुपर हाईवे पर भी है, तो एक और भी जगह है जहाँ पर कराची की मवेशी मंडी जो है वो लगाई गई है। एंड इट्स अबाउट कराची में मवेशी मंडी कहाँ कहाँ है। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि भाई हम उसके अलावा और कहाँ जा सकते हैं। तो भाई आप कहाँ जा सकते हैं कि शहर के ऐसे 14 मुकामात हैं जहाँ पर ये जो मवेशी मंडी है वो लगाई गई है ताकि लोग जाएं और अपनी पसंद का जानवर जो है वहाँ से ख़रीद कर आएँ। अच्छा, अब ये 14 मुकामात जो हैं वो कौन से हैं? कोरंगी कॉजवे पर पहली बार अब मवेशी मंडी लगाई जाएगी। अच्छा जी, और इसके हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि जब कोरंगी कॉजवे पर यहाँ पर मवेशी मंडी लगाई जाएगी तो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और कराची में ऐसे जो 14 मुकामात हैं वो मौजूद हैं जहाँ पर जो है ये मवेशी मंडी लगाई जा रही है। अच्छा जी, अब कुछ हम बात करते हैं कि ऑब्वियसली ज़िलहज का चाँद। तो ज़िलहज का चाँद 28 मई को नज़र आने का कवी इम्कान है। जो माहिर फल्कियात हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है। अच्छा जी, कहा यही गया है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरह के ज़्यादा इम्कानात हैं कि ईद उल अज़हा जो है वो 7 जून को होगी। इसके अलावा जो है ज़िलहज की जो रुयत से मुतालिक हतमी ऐलान है वो डेफिनेटली रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। लेकिन इस बात के कवी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि जो ज़िलहज का चाँद है वो 28 जो है वो मई को नज़र आने का इम्कान है और 7 जून को जो है वो ऑलमोस्ट ईद जो है वो हो सकती है। अच्छा जी, अब कुछ बढ़ते हैं हम सिटी अपडेट्स की जानिब। और सिटी अपडेट्स जो हैं वो हमारी क्या है? सिटी अपडेट्स जो हैं वो हमारी सबसे पहले दाल माश। और दाल माश जो है उसमें हमारे पास क्या कुछ है? दाल माश में जी हमारे पास है होलसेल प्राइस 405, फिर उसके बाद मूंग की दाल जो है वो है होलसेल प्राइस 310, फिर उसके बाद मसूर की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस है 250, और फिर दाल चना जो है उसके प्राइस है 340, और फिर काबली चना जो है उसके होलसेल प्राइस है 310। अच्छा जी, उसके बाद बढ़ते हैं खाड़ी की जानिब। और खाड़ी जो है उसके ऊपर सेल लगी हुई है। सेल है जी 70% ऑफ। और फिर उसके बाद जो है गुल अहमद है, उनके ऊपर 70% ऑफ है। फिर लाइमलाइट है और फिर उसके बाद जो है वो जे डॉट है फ्लैट, जिसके ऊपर 25 और 40% ऑफ है। तो ये तो हो गई हमारी सिटी अपडेट्स। अच्छा जी, अब हम
चलेंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर गुफ्तगू और शेयर करेंगे आपके साथ में ढेर सारी खबरें। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। ये टाइम है कि हमारे करस्पॉन्डेंट जो है हमें ज्वाइन करते हैं न्यूज़ के लिए और इस वक्त मेराज भाई ने हमें ज्वाइन किया है। मेराज भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह आप भी अच्छी लग रही हैं मुझे। बिल्कुल सुबह फ्रेश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो ट्रैफिक जैम नहीं मिला? नहीं, ट्रैफिक जैम तो मुझे मिला है। अच्छा, लेकिन है। हाँ, लेकिन उसके वो खुश होने की ना रीजन कुछ और भी है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जहाँ में और भी चीजें खुश होने के लिए, मतलब अब देखें, आप देखें हम कराची वालों की खुशियाँ कि आप खुश लग रहे हैं, सुबह ट्रैफिक जैम नहीं मिला होगा। मतलब ये तो हालात हैं, ये छोटी छोटी खुशियाँ, लेकिन छोटी छोटी खुशियों में और भी इजाफा कर देते हैं भाई। अच्छा मेराज भाई, जिस तरीके से अब कराची के शहरी मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, अच्छा ये एक ऐसा मौका होता है कि इसमें किसी को सस्ता जानवर लेना हो, महंगा जानवर लेना हो, किसी की इस्तिताअत हो या ना हो, हर बंदा जो है वो इंटरेस्ट रखता है, हर बंदा ये जानने की कोशिश करता है बहरहाल कि भाई कितने का जानवर है, कितने की गाय है, कितने का बकरा है। और इस हवाले से जो अपडेटेड न्यूज़ है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि कोरंगी कॉजवे जो है वहाँ पर भी अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मवेशी मंडी जो है लगाई जाएगी। कराची के ऐसे 14 मुकामात हैं जहाँ पर ये मवेशी मंडियाँ जो है वो लगाई जाएंगी। अच्छा जी, अब इसके अलावा एक और भी खबर जो है वो सामने आई है कि अगर आप मवेशी मंडी जाते हैं तो इस तरह की इतलात है कि आपको कैश लेके जाने की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप जा सकते हैं कैशलेस और वहाँ से जो है वो ख़रीदारी कर सकते हैं। इन दोनों खबरों के हवाले से ज़रा डिटेल में हमें बताएं और थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करें भाई क्या खबरें हैं, इनकी इनसाइड स्टोरीज़ क्या हैं। भाई देखिए, मंडियों की जहाँ तक सूरत हाल है, नई नई मंडियाँ लग रही हैं, छोटी छोटी मंडियाँ लग रही हैं, लेकिन कमिश्नर कराची की जानिब से एक नोटिफिकेशन था जिसमें 14 मुख्तलिफ मकामात थे। अच्छा, हैरत की बात यह है कि 2 दिन पहले अचानक ही जो है वो कॉजवे जो अपना कोरंगी का है, इस पर हमने देखा कि वो बैनर्स और प्ले कार्ड वगैरह इस तरह से उन्होंने लगाए, एडवर्टाइजमेंट उन्होंने शुरू की, कुछ स्टैंड्स भी लग गए। तो सूरत हाल ये है कि अगर मंडियाँ 14 ही थी तो फिर ये मंडी का जवाज़ पैदा नहीं होता है, क्योंकि कॉजवे पर थोड़ी सी भी कोई हल्की सी भी डिस्टर्बेंस आती है ट्रैफिक में तो ये जैम हो जाता है। ये सूरत हाल से हम और आप बिल्कुल जी इल्म रखते हैं इसका कि यहाँ पर ज़रा सी भी ट्रैफिक अगर इशू होता है तो लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। जी, बल्कि कल तो हमने अपना जो मुतबादिल ट्रैफिक प्लान है वो भी बना लिया था, वो भी इस हवाले से जो है ना वो तरतीब दे दिया था कि हम क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, कि अब हमने क्या करना है। हाँ, तो सबसे पहले अगर ठीक है लग रही है और अगर कानूनी इसकी कोई हैसियत है तो ठीक है, फिर वैसे लगता नहीं है। यहाँ तो सब चीज़ सोर्सेज पे चलती है तो ये भी सोर्स पे ही लग रही है। सही, ठीक है। अब इस पे अगर पाबंदी लग जाती है तो चलें ठीक है, ट्रैफिक नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर यहाँ मंडी लग गई तो उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, जो अपने कामों को, कारोबार को और ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको यकीनन बहुत एक लंबा चक्कर काट कर आना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल देखें, बात तो है खुशी की और सुन्नत इब्राहिमी की। ठीक है ना, तो हम उस पर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब मंडी जो है, एक तो जो हमारी मेन मंडी लगी हुई है वो नॉर्दर्न बाईपास पर है। अच्छा, एक तो देखिए वहाँ जाना बहुत बड़ा जहाज है, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर सब कुछ सही है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर ये काम हो रहा है, बहुत अच्छा एंट्रेंस बनाया हुआ है, मीडिया सेल भी वहाँ पर कायम किया हुआ है, बहुत खुली सड़कें, सब कुछ है और जो स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर वीवीआईपी टेंट्स लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत है, सब मामला हैं। लेकिन वहाँ की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रैफिक की आ रही है, क्योंकि नाज़िम बाईपास जो कि आपके कोयटा और खुशदार जाने वाला रास्ता है, गवादर जाने वाला जो रास्ता है, हब चौके से आने वाला रास्ता है, वो नॉर्दर्न बाईपास से होकर गुजरता है। अच्छा, जो लोग दिन में ट्रैवल करके वहाँ पर जा रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, वो फिर भी उनके लिए इतना परेशानी नहीं है, लेकिन रात को जब 11 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक खुलता है तो हैवी ट्रैफिक वहाँ पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो दरमियान में से गुजर रहे हैं नॉर्दर्न बाईपास जो है। यानी कि अगर आप मंडी के अंदर हैं और आपको बाहर आना है तो आपको नॉर्दर्न बाईपास क्रॉस करके मेमार की तरफ से वापस जाना होगा। वो इतना जैम है कि मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैं सैटरडे नाइट को मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि भाई चलें, हमने वहाँ जाना है, तो मैं सबको, पूरी फैमिली को अपनी गाड़ी में ले गया। तो जाते हुए तो इतना टेंशन नहीं हुई, आराम से मैं एंटर हो गए अंदर, मंडी में घूमते रहे। हम 12 बजे गए थे रात को, 3 बजे तक हम सुकून से वहाँ पर घूमते फिरते रहे, अपने जानवर वगैरह पसंद करते रहे, लेकिन वहाँ के रेट्स बहुत हाई थे तो उस वक्त तो जाहिर सी बात है कि सौदा बनने की सूरत हाल नहीं थी। सही। लेकिन जब वापस 3 बजे हम जाने के लिए निकले तो उसके बाद यकीन करेंगे पूरे 2.25 घंटे मंडी के एग्जिट पे खड़े रहे कि ये नॉर्दर्न बाईपास वाले जो हैवी ट्रैफिक है ये हमें रास्ता दे। जैम की ये जो सूरत हाल है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये मॉर्निंग में भी आजकल बहुत ट्रैफिक जैम है।
मतलब पौना घंटा हसन स्क्वायर पे स्टक थी मैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा और कितनी देर पहले घर से निकल जाए। मतलब आप क्या करें कि आप पौना घंटा अगर किसी एक जगह पे स्टक हैं तो आप सोचिए कि कितना ट्रैफिक जैम होगा मेराज भाई। और इतनी ये क्या वजूहत है, कुछ आपके पास इस हवाले से इतलात है? कुछ मिसमैनेजमेंट है या ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा है या कहीं कोई तामीराती काम हो रहा है, क्या क्या इशू क्या है? अच्छा देखिए, मंडी की तरफ ट्रैफिक का होना वो एक अलग इशू है, हाँ, ठीक है ना। वहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास है और हैवी ट्रैफिक ने वहाँ से आना है, ठीक है ना। उसको पहले से मैनेज करना चाहिए था, या फिर इसको मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा नफरी लगा के सिस्टम बनाना चाहिए। लेकिन शहर में जो सूरत हाल है वो तो आपके और हमारे सामने है। शहर में जो तरक्याती काम बजट से पहले अचानक इतनी स्पीड से शुरू हुए हैं हाँ। कि खुद समझ में नहीं आ रहा है कि पाँव कहाँ रखे हैं। एक तरफ पाँव रखते हैं, दूसरी तरफ गड्ढा नजर आता है और फिर पता चलता है तरक्याती काम हो रहा है। गैस की लाइन डल रही है, सीवरेज की लाइन डल रही है, सही सारे मसाइल एक साथ खड़े हुए हैं। और उसका रीज़न ये है कि जब भी हमने ये देखा है कि बजट आने वाला होता है तो उससे पहले जो है बहुत सारी चीज़ों को बहुत स्पीडी करने की कोशिश की जाती है। हालांकि वो मुकम्मल नहीं हो पाता, वो पर अगले बजट पे चला जाता है। लेकिन वो बजट से पहले अक्सर हमने देखा कि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर ये काम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपका मुझे ऐसा लग रहा था, मैं जो है वो अहमद को ये कह रही थी कि ये जो जैम है ना, शायद इस वजह से जैम है कि कोई ईद आ रही है या मंडी लगी हुई, क्योंकि हम तो अपने जहन में इसी तरह की बात सोच सकते हैं ना। तो उसने कहा नहीं, अभी सुबह के टाइम तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि कोई जो है वो मंडी के लिए या मवेशी मंडी का रुख कर होगा। इस तरह से भी होता है कि लोग सुबह सुबह के टाइम पर जा रहे होते हैं मवेशी मंडी, या कोई उनके टाइमिंग्स होते हैं, क्या किस तरह से लोग जाते हैं? देखिए भाई, हमारे कराची में तो बहुत ही ज़्यादा शौकीन है लोग मंडी जाने के, जानवरों के। सही। और जब भी बकरीद का मौका आता है तो उसके बाद हमने ये देखा है कि लोग शहजोर में भर भर के, सुजुकी में भर भर के जो है मंडी जा रहे होते हैं। और यकीन करें, बहुत से लोग तो मंचले ऐसे हैं कि रात को जाते हैं और सुबह वापस आते हैं। और हाँ, जबकि उनके अपने घरों में गायें आ चुकी होती है, कुर्बानी का जानवर आ चुका है, लेकिन हर किसी के साथ वो जानवर लेने के लिए जाते हैं। उन्होंने पड़ोसी की भी लेने जाना है। हाँ, वही ना, उन्होंने सबकी लेने, सबकी गाय लेने जाना। खाली वो पड़ोसी देखने ही जा रहे हैं कि यार देख लूं कि मंडी में क्या सूरत हाल है, तो उसके साथ भी 4-5 लग के चले जाते हैं। तो हमारे लोगों को शौक बहुत है। बहुत से लोग रात भर मंडी में गुजारते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जी, सुबह सवेरे जाएंगे तो हमारा सौदा बन जाएगा। उनके जहनों में मुख्तलिफ होती है कि जाविये से कि भाई हो सकता है सुबह वो व्यापारी थका हुआ हो तो सस्ता दीजिए, हो सकता है नींद में वो सस्ता जो है वो जानवर दे दे। ये क्या बात है जी? हाँ, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, लेकिन व्यापारी जाग रहा है। व्यापारी अपने पैसे कम नहीं कर रहा। व्यापारी के उस वक्त नखरे जो है आसमान पर हैं। हाँ। और उसके बाद जो दूसरा मरहला आएगा वो कसाई का आएगा, उसके भी नखरे आसमान पर है। आसमान पर है, सही। ठीक है ना, दोनों के नखरे आसमान पर। उनको पता है कि कराची वो वाहिद शहर है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कुर्बानी होती है। हाँ। और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जानवर की मांग और डिमांड होती है, और लोग यहाँ मतलब पैसा खर्च भी करते हैं। सही। अब उनको सबको ये पता है तो वो इसी हिसाब से बिल्कुल केल कांटे से लेस होके आए हैं। उन्होंने बोला बस जो भी है। एक तरफ तो कराची वाले जो है वो ये सोचते हैं, सारी होशियारियां करने की कोशिश करते कि इस टाइम पैसे कम हो सकते हैं, इस टाइम पर व्यापारी जो है वो आधी नींद में होगा, आधा जागा होगा, आधा सोया होगा। लेकिन जो व्यापारी है उसको पता है कि भाई कराची वालों को कैसे डील करना है, तो आपकी कोई होशियारी नहीं चलती स्पेशली बकरीद पे। लेकिन हाँ भाई, एक और काम हुआ है और वो बड़ा ज़बरदस्त काम है कि अब मंडी में कैश सिर्फ अपना जानवर संभालिए। जी हाँ, ये बड़ी अच्छी खबर है। और अशरफ भाई, इससे पहले वाले शो में जब बैठे हुए थे तो मैंने अशरफ भाई से पूछा था कि अशरफ भाई, लोग बहुत सारे पैसे लेके मंडी जाते हैं, जेब कतरे होते हैं, वहाँ पर कोई इतनी सिक्योरिटी होती है लेकिन फिर भी लोगों की जेब कट जाती है, लोग परेशान होते हैं। लेकिन अब ये मामला जो है वो आसान कर दिए, और इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अशरफ भाई, देखिए, मुझे लगता है उन्होंने मेरी वो वाली दिल की आवाज़ जो है ना वो सुन ली शायद। सिटी 10 की जो आवाज़ है वो मुताल्लिका हुक्काम तक पहुँच गई, और अब ये कैशलेस वाला जो सिलसिला है ना ये शुरू हो गया। ज़रा बताएं ताकि लोगों के लिए आसानी हो। जी, स्टेट बैंक ने जो है आज से यानी कि सिलसिला शुरू कर दिया है कि मंडी मुल्क भर में 54 बड़ी जो मवेशी मंडी है उसमें कैशलेस बैंकिंग जो है, मतलब कि कैश में डील नहीं करनी होगी। रास है इनका ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट है, उससे आप कर सकते हैं, आप डील करें। और जगह जगह उन्होंने जैसे होता है ना कि आपका व्हाट्सएप का जैसे हम देते हैं तो बार कोड उस पर आप करें, उसके अकाउंट में डायरेक्ट आप पैसे दे देंगे। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि व्यापारी के लिए भी अच्छी सहूलत ये है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो आपकी डॉक्यूमेंट हो जाएगी। और दूसरा ये है कि आप यहाँ से इतनी दूर मंडी जा रहे हैं तो वहाँ लाखों रुपए लेके जा रहे हैं तो खतरा होता है, तो वो उससे भी बचत हो रही है कि आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे उसको बार कोड पे क्लिक करेंगे, उसका अकाउंट आ जाएगा, वहाँ उसकी ट्रांजैक्शन कर जाएंगे। और ये स्टेट बैंक ने शुरू किया है टिल 6 जून जो है ना, कि जब तक ईद का है, कि ईद के सीज़न में आपको ऑनलाइन पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में व्यापारी के लिए क्या किया है, व्यापारी को पानी लेना है, चारा लेना है, कुछ भी लेना है, लाइट की पेमेंट करनी है, सब ऑनलाइन, उसको अब कैश नहीं देना है। अब वो क्योंकि व्यापारी क्या परेशान होता था, जैसे हम मंडी जाते रहते हैं, जैसे ये भी गए, तो वो जब पैसे लेता है तो
तो उसकी भी शिकायत होती है कि रात गए उसको लूटने के लिए लोग आ जाते हैं। हाँ। लेकिन इस दफ़ा मवेशी मंडी में सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छी की हुई है और जानवर का भी बहुत अच्छा सिस्टम किया है कि अगर आप जानवर जो लेके बाहर निकल रहे हैं उसके लिए भी पर्ची है, टोकन होगा तो हो जाएगी। जैसे होता है ना, वहाँ पे हम जाते थे घूमते हुए आ रहा है फेरा लगाने वाला जानवर बेच रहा, वहीं से चोरी किया, फिर वो आपको बेच दिया, और वो बेचारे किसी व्यापारी का जानवर होता है वो बेच देते। अब ये सिस्टम है, गेट पे बाहर बैठे हुए वो कहते हैं कि जब वो व्यापारी लेकर आए तो उसको एक पर्ची की स्लिप देते हैं ना, पूरी 10 या 20 जानवर लाया। अब जब वो बेचेगा डॉक्टर की तरह रसीद फाड़ेगा, उसको देगा, भाई आप गेट पे दे देना, ये गेट पास है। सही। तो जब तक गेट पास नहीं होगा वो जानवर नहीं ले जा सकता। उसी तरीके से अब डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ अगर हम देखा जाए, स्टेट बैंक ने जो इकदाम उठाया ना सबा, तो ओवरऑल दुनिया में हम डिजिटल पेमेंट बहुत आगे चले, हम प्लास्टिक मनी पे आ गए। सही। कैश कोई हैंडल नहीं करता है। यहाँ पे एक मिसाल दूँ, अभी एक बिजनेसमैन से बात हो रही थी, उनका कारोबार यूके में भी है, यहाँ पे भी कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि बैंक से पैसे निकालो ना, मेरा पैसा है 10 लाख पाउंड पड़े हुए हैं और मैं जाके बोलूँ बैंक से कि मुझे 10,000 पाउंड दे दो। कितने? 10,000 पाउंड। वहाँ के लिए बड़ी बात नहीं है। हाँ। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए वो 35 लाख रुपए बनते हैं, उनके लिए 10,000 पाउंड ही है। तो 10,000 पाउंड निकालेंगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या ज़रूरत पड़ गई, और वो ये कहते हैं कि डिस्काउंट देते हैं, प्लास्टिक मनी कार्ड स्वैप करेंगे। हाँ। आपको डिस्काउंट मिलता है। हमारे यहाँ हर चीज़ उल्टी है। हमारे यहाँ कैश इकोनॉमी का मसला ये है कि जो पूरे मुल्क में इतनी बड़ी आबादी के लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं होती है। डॉक्यूमेंट नहीं होने से क्या होता है, वो टैक्स सिस्टम में नहीं आता है। अब जब ये डिजिटलाइज हो जाएगा तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, यकीनी तौर पे एग्जांपल देते हैं, कराची में व्यापारी आया, उसने जानवर बेचा, अब यहाँ आता है कि तकरीबन गाय बकरा मिला के 2 लाख या 1.5 लाख इतने बिके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब उसकी जो ट्रांजेक्शन आई वो डिजिटलाइज हो जाएगी तो पूरी पेमेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी ना। तो इससे ये होता है कि आपकी इकोनॉमी साइज़ का पता चलता है कितनी बड़ी इकोनॉमी है। इस वक्त अगर हम बताएं तो आपकी 50% जो है आपकी रजिस्टर्ड इकोनॉमी, 50% जो है अनडॉक्यूमेंटेड है। स्टेट बैंक का बताऊं, जो कि मैं करता हूं और बोलते भी बहुत ज़्यादा बोलता है, तो अभी हम देखें आपकी आबादी है 24 करोड़, सैलरीड पर्सन की तादाद देखें तो मुल्क में जो सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद आप हैरान होंगी कि सिर्फ 6 करोड़ बैंक अकाउंट है। सही। 6 करोड़। आप ट्रांजैक्शन देखें कि अब डिजिटल बैंकिंग में हर किसी के पास मोबाइल है। हाँ। तो अब डिजिटल बैंकिंग आ गई, मोबाइल पे आप कनेक्ट खोलें या दूसरे खोलें, जेस्ट का इजी पैसा। हाँ, ये सारा। हाँ। तो इजी पैसे में भी हर किसी के पास अकाउंट में, क्योंकि आबादी आपकी 24 करोड़ है और सिम पता है कितने, मोबाइल सिम 18 करोड़। तो आप इसकी परसेंटेज देख सकते हैं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है कितनी बढ़ सकती है, कितनी गुंजाइश है। हाँ। उससे ये होगा हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होगी, यही IMF कह रहा है। हाँ। यही माहिरीन कह रहे हैं। तो ये वाला जो सिस्टम है, एक जगह जो है 54 पूरे मुल्क, सिर्फ कराची नहीं पूरे मुल्क भर की 54 जो मवेशी मंडियां हैं वहाँ ये सिस्टम उन्होंने लगा दिया है, कैशलेस बैंकिंग मुहिम स्टेट बैंक की जानिब से। आप जाएं, रात से आपने देखा होगा ऑनलाइन सारा उन्होंने दिया है, वीडियो भेजी थी तो आज हमने चलाई है। जी जी। तो उसमें आप जाएं, सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपका अकाउंट है, ट्रांजैक्शन करनी है, उसका व्हाट्सएप पे आपने बारकोड को चिप करना है, वहाँ उसकी अमाउंट। अब मैंने गाय खरीदी मेराज भाई से, मेराज भाई को 4 लाख रुपया मुझे देना नहीं, 4 ना मेराज भाई को गिनना है ना किसी की परियां रखना का है, और डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गई। तो ये ऐसा सिस्टम है, इससे आपको हर सिस्टम, हाँ। जैसे हम बोलें बजट भी आ रहा है, हाँ। तो ऐसे सिस्टम पर जाएंगे तो पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी, पाकिस्तान की मईशत भी तरक्की करेगी। और जो मवेशी मंडी के अंदर जो चोरियाँ होती हैं और जो दीगर प्रॉब्लम्स होती हैं उससे भी लोग बच सकेंगे, क्योंकि वो जिस तरह से ऑनलाइन फिर पेमेंट करने के इस तरह से आदी हो जाएंगे तो बहुत सारे मसले जो हैं वो फिर हल भी हो जाएंगे। अच्छा जी, अशरफ भाई और मेराज भाई जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आज एक सरप्राइज गेस्ट हमारे साथ है, उनसे आपको मिलवाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सीरियल 10। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, सरप्राइजिंग पर्सनालिटी हैं आपके लिए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जिस तरीके से जापान के हवाले से हम बहुत सारी बातें करते रहते थे, आपको बताते थे कि जापान जो है वो कितना साफ़ सुथरा है, उनका कल्चर जो है वो कितना ज़बरदस्त है। तो वही आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में यहाँ पर मौजूद हैं डिप्टी कौंसल जनरल जापान नाकागावा यासुशी। और अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वी आर ऑनर्ड दैट यू आर हेयर। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो पर आए। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले आपसे और 21 वालों से, सब वालों से शुक्रगुजारना चाहता हूँ। तो ये दावत
मिल गई तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। नहीं सर, वी आर ऑनर्ड कि आप हमारे शो पर आए और बहुत हमें अच्छा लगा। सर से आज हमने बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारा कुछ पूछना है। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कराची में जो है वो कब से हैं और कितना कुछ आपने एक्सप्लोर किया, कैसा लगा आपको कराची? कराची में मेरी तैनात तो 2022 से, सही तो 2022 से आगाज़ हुआ। सही। इससे मैं बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूँ, लुत्फ़ अंदोज़ कर रहा हूँ। अच्छा तो जगह जगह मिलता और विज़िट किया, दौरा किया, लेकिन बदकिस्मती से तो सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से अच्छा। तो इतनी ज़्यादा जगह तो नहीं हाँ। गया हूँ जी जी। जितना मैं इस्लामाबाद में अच्छा अच्छा गया था। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको हमारे जो खाने हैं, हमारा कल्चर है, हमारी जो बाकी जितनी भी हमारी सकाफ़त है, ट्रेडिशन है, वो कैसा लगता है? उसमें सबसे अच्छी आपकी फेवरेट चीज़ें कौन कौन सी है? क्या आपको लगता है मुझे कराची के लोगों के बारे में, कराची के फूड्स के बारे में ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं? असल में ये कहना तो मुझे माफ़ करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि मेरी सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पसंद हाँ। पाकिस्तानी खाना तो सिंधी वाला नहीं है, अच्छा। कराची वाला नहीं है, अच्छा। चपली कबाब। अरे वाह वाह वाह, चपली कबाब। चपली सही। कबाब और हाँ। उसके बाद हलीम। हलीम। मैं बहुत पसंद हलीम तो करता भाई हूँ। मेरा भी बहुत फेवरेट है। और हलीम सर, हलीम जब आप खाते हैं तो आप उसके अंदर जो स्पाइसेस होते हैं ना, वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो कैसे लगते हैं आपको हमारे वो सारे स्पाइसेस जो आप यहाँ पर हलीम खा रहे होते हैं? मेरे पेट में कोई मसला नहीं, हाँ, सही। अभी तक कोई हाँ। मसला नहीं। तो असल में आपने जिक्र किया जी। सकाफत। जी असल में ये मेरी ज़ाती तसलात है हाँ। कि पाकिस्तान जापान के दरमियान जी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना जापान और वेस्ट और पाकिस्तान और वेस्ट। जी तो हम क्या कहते हैं, बुज़ुर्गों से बड़ी इज़्ज़त बिल्कुल, कर रहे ये हैं। सिमिलैरिटीज़ हैं जी हाँ, बिल्कुल, और दोनों कल्चर में। सीनियर वालों से फर्स्ट नेम पे नहीं गुफ्तगू करते। सही। और जापान पाकिस्तान से कम है, लेकिन जापान भी मेहमान नवाजी मुल्क है। सही, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंट्री है और बहुत अच्छे लोग हैं। वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली सर आपका जो कल्चर है, जो क्लीनलीनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से आप लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं, यकीन करें हम अपने शोज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो कोट भी करते हैं, मिसालें भी देते हैं कि भाई आप वहाँ पे देखें कि कितना ज़बरदस्त वो कल्चर है। तो सर ये बताएं कि आप यहाँ पर इतने टाइम से मौजूद हैं, आप कराची हाइट से भी मिलते होंगे, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि आप इस्लामाबाद भी जो है वो गए, वहाँ पर सारा कुछ। तो यहाँ पर आपकी जो हॉबीज़ होती हैं या जो आपका फ्री टाइम होता है, उसमें आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या चीज़ें फिर आप करना पसंद करते हैं? मूवीज़ देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, कोई सॉन्ग्स पसंद है आपको? तो ये ज़रा ज़रूर बताएं। जी हाँ, सबसे पहले गाना जी गाना तो वो मुझे पसंद है। जज्बा जुनून, जज्बा जुनून। मेहनत अपनी होगी, पहचान कभी न भूलो। ग्रेट ग्रेट, सही। सर थोड़ा सा इसको सिंक में अगर आप इसको गा सकें तो प्लीज़ थोड़ा सा सिंक में गा दीजिए। मौसीकी बहुत मेरा शौक है। अच्छा। मेरा इश्क है। अरे मेरा वाह, इश्क है। सही 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 सही। और ड्रामा ये तो सॉरी, ये दूसरा चैनल का ड्रामा है, लेकिन No issues, आप मुझे बहुत पसंद था। SHE अच्छा। SHE क्या नाम उसका, अदाकारा का नाम सबा कमान। सबक। यस यस यस। और पुराने वाला तो अलिफ नून। अलिफ नून। अलिफ नून ओके, तो राइट। 1980 दिहाई का ड्रामा है ना। हाँ तो ये जब मैं जापान के यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ता था, हाँ। उसी वक्त के ये क्या नाम, ये तालीमी मटेरियल तो जी एजुकेशनल मटेरियल सही। अलिफ नून। अच्छा अलिफ सही। नून देखकर मैंने उर्दू सीखा। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर सेइंग, सर कह रहे हैं कि एक ड्रामा था अलिफ नून, वो देखकर उन्होंने जो है वहाँ से उर्दू सीखी। उर्दू की बात निकली है तो आप इतनी अच्छी उर्दू माशाल्लाह से बोल रहे हैं, इसका क्या राज है? ये ज़रा बताएं। उर्दू हाँ। तो ये थोड़ा सा लंबा बात होगी, जी, जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ। असल में 1976
76 76 जी 76 में जापान से एक बहुत मशहूर पहलवान आ गया अच्छा और पाकिस्तानी पहलवान अकी पहलवान के साथ के मुकाबले में रेसलिंग मैच कराची में। जी जी तो उसी वक्त मेरे अपने वालिद साहिब जी वो तो बहुत क्रेजी थे तो प्रो रेसलिंग मैच में। जी जी तो टीवी के सामने उन्होंने मुझे बताया, अच्छा बेटा देखो अच्छा ये इन्हों की इस मुल्क में रेसलिंग मैच कर रहे हैं सही। जिसका नाम तो पाकिस्तान। तो ये मेरे जहन में पाकिस्तान सबसे ओके, पहले आ सही गया। सही सही और उसके बाद 1988 में राइट 88 में जब ही मैं खरीदा उर्दू अखबार तो उर्दू नहीं जापानी अखबार के हेडलाइन पे लिखा गया है पाकिस्तानी सरदार हादसे में फोत हो गए। तो ये जनरल ज़ियाउल हक साहब ने। जी तो उसके बाद फिर 2 साल के बाद जापानी शहंशाह एम्परा जी। तो बहुत रुखसत हो चुके हैं। जी। इसी वजह से पूरे दुनिया से सदर और वज़ीर आज़म आ गए। इसमें 2 प्रीमियर्स बहुत मशहूर थे। लेडी एक तो फिलिपाइन कोरिया की नो राइट एंड दूसरी तो पाकिस्तान की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। राइट तो इसी वजह से और ज़ोर से मेरे जहन में पाकिस्तान का क्या नाम एग्जिस्टेंस प्रेजेंस तो बढ़ रही है। जी 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 तो इसी वजह से मैंने सिलेक्ट की जापान नहीं यूनिवर्सिटी में जी। सीख करना लैंग्वेज तो सही। उर्दू। सही तो इसके बाद और उसके बाद मैं डिप्लोमेटिक सर्विस में शिरकत हुई सही जापानीज डिप्लोमेटिक। सही नहीं माशाल्लाह से आप बड़ी अच्छी उर्दू भी बोल रहे हैं और बड़ा अच्छा जो है वो सर बातें भी कर रहे हैं और डिशेस के बारे में खानों के बारे में भी बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई। चपली कबाब आपको बड़ा पसंद है। अच्छा एक्टर आपने एक्ट्रेस बताई है सबा कमर आपको बहुत पसंद है। मेल एक्टर का भी कोई बताए ना आप और होस्ट भी बताएं आप लाजमी। जी हाँ। लेकिन मेरी दुआ है और ज़्यादा साल लंबे तो पाकिस्तान में काम करना चाहता हूँ और कराची में मोस्ट भी। वेलकम जी मोस्ट हाँ। वेलकम जी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अजीज़ दोस्त हैं। बिल्कुल तो मैं कुछ भी नहीं महसूस हुआ अभी तक पाकिस्तान में। जी 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 ना खुशी तो महसूस ना हुआ जी। अभी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हर रोज़ जी, 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 24 जी, घंटे बिल्कुल, हाँ। 24 घंटे मैं बड़ी खुश हूँ। सही। अच्छा सर आपने बताया कि आपको म्यूज़िक का बड़ा शौक है और आपको जो है वो सॉन्ग्स बड़े पसंद हैं। तो आप अपने फ्री टाइम में कुछ प्ले करते हैं, कुछ सॉन्ग्स गाते हैं या आपकी क्या एक्टिविटी है? थोड़ा सा उस हवाले से हमें बताएं कि आप क्या पसंद करते हैं, मतलब आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जैसे होता है ना फ्री टाइम में मूवीज़ देख ली, ड्रामास देख लिया, आप क्या करते हैं? म्यूज़िक और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा मैं बहुत पसंद करता हूँ जैज़ म्यूज़िक। अच्छा। क्योंकि मेरे आवाज़ तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो गुलकारों के लिए कुछ भी अच्छी नहीं है मेरा आवाज़ तो। अच्छा तो इसी वजह से गिटार भी बजा कर रहा हूँ और बेस गिटार भी बजा कर रहा हूँ। लेकिन असल में मेरी मेन इंस्ट्रूमेंट है तो सैक्सोफोन बिल्कुल, हाँ। प्रैक्टिस करने का मेरा बहुत शौक है। हाँ बहुत शौक बिल्कुल है। और वो बड़ा ज़बरदस्त है वो जो इंस्ट्रूमेंट है ना, बड़ा ज़बरदस्त है, कॉनिकल शेप का होता है और बड़ा ज़बरदस्त लोग उसको प्ले कर रहे थे। तो अभी ना हम सर से थोड़ी सी देर में जो है वो कहेंगे कि वो हमें प्ले भी करके दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से जो है वो ये इनकी जो एक्टिविटी है, ये जो है वो ये जो है वो कर रहे होते हैं, उसमें टाइम स्पेंड जो है ये अपना कर रहे होते हैं। अच्छा सर, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि ये सारी आपकी हॉबीज़ हैं, आपको पाकिस्तानी ड्रामाज और कल्चर और म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए जी, अभी सर से करेंगे मज़ीद बातें, लेकिन शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। दिल्ली पाकिस्तान।
ग्रेट जबरदस्त जबरदस्त सर। ये तो बड़ा एक जो है ना, एक मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है। ये कैसे आपने मतलब एक तो पूरा दिल दिल पाकिस्तान और उसके बाद ये जिस तरीके से आपने प्ले किया, इट्स अमेजिंग इट्स अमेजिंग। और आप ये कह रहे थे कि आप सीख रहे हैं लेकिन आप तो बड़ा ज़बरदस्त प्ले कर रहे हैं इसको। ये जो है ये आपने कब से सीखा और ये कब से आप प्ले कर रहे हैं? असल में मैं सेल्फ टॉट म्यूजिशियन, Okay. सेल्फ टॉट प्लेयर। जब ही मैं नौजवान था, हाँ। मैं ये प्ले शुरू था, लेकिन तकरीबन 25 सालों के इंटरवल, 25 सालों के इंटरवल के बाद 2 साल पहले Okay. मैं फिर स्टार्ट किया। अरे दैट्स ग्रेट ही इज प्लेइंग टू अमेजिंग। सर जिस तरीके से आपने इसको प्ले किया और अभी आपने इसके ऊपर सर ने जो है वो पूरा दिल दिल पाकिस्तान जो है जो सॉन्ग सर जो है इसको प्ले कर रहे थे और मैं जो है ऑब्वियसली हैरान हो रही थी कि इतना ज़बरदस्त आपने ये प्ले किया। मज़ीद ये बताएं कि जिस तरीके से आप हमने हमारे कल्चर के बारे में बताया, फूड और म्यूज़िक के बारे में बताया, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं या आप अपने फ्री टाइम में मज़ीद जो है कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, वो व्हाट कुड बी, वो क्या हो सकता है? उसके बाद और उसके साथ साथ सर जी इसके साथ साथ मैं मेरा शौक है ये पढ़ना रीडिंग रीडिंग सही सही उर्दू किताबें। जी जी मैं इतना अच्छा नहीं रीडर है, लेकिन अच्छा। थोड़ा सा मैं याद है मील तक की मील का अरे ग्रेट सही क्या कहूँ, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे वाह 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 और, जबरदस्त जबरदस्त। मौजूदा ज़माने का ये फलाज लंजिश की सही दिल दिखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ने के जाने के लिए। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए जी 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 बिल्कुल और कोशिश करना पड़ेगा। सॉरी नहीं नो इट्स ओके। बस सर कह रहे हैं कि वो मीर से की मीर जो है उनको भी जो उनकी चीज़ें हैं वो पढ़ते, बुक्स पढ़ते। इसके अलावा ज़बरदस्त आपने जो है वो हमें शेर सुनाया। इसके अलावा सर मज़ीद और कुछ बताइए कि और क्या क्या चीज़ें आपने जो है वो पढ़ते हैं और क्या क्या कुछ करते हैं, क्या एक्सप्लोर आपने क्या क्या कुछ किया हुआ है जी? पाकिस्तानी सियासी तारीख सही ठीक है पाकिस्तानी सियासी तारीख बहुत एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग एक जेट कोस्टर जैसे। अच्छा सर इसके नो अलावा सॉरी रोलर कोस्टर सही सही। अच्छा सर बिल्कुल, क्योंकि जो है ना हम चाहेंगे कि आप लास्ट में हमें कोई भी चीज़ ज़रूर जो है वो प्ले करके सुनाएं और ताकि लोगों को मज़ीद पता चले कि आप मज़ीद और क्या कुछ जो है वो प्ले करते हैं, क्या क्या आप हमें सुनाने जा रहे हो। यस Everything happens to me. ओके
जी। तो इल्म वर्क तो ये देर हो चुका है। हाँ, हाँ, तो मैं पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी आवामों से बिल्कुल ये पैगाम देना चाहता हूँ। हम जापान हमेशा पाकिस्तान के साथ थे और पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ होंगे। ठीक तो है। और ये बहुत अच्छे दो तरफा ताल्लुकात, दोस्ती ताल्लुकात और मजबूत करना चाहता हूँ और हमारे कॉन्शू चैनल सब स्टाफ तो इसके बारे में और ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान जापान दो तरफा दोस्ती ताल्लुकात पाइंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान जापान दो तरफा दोस्ती ताल्लुकात पाइंदाबाद जिंदाबाद। तो शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक में आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। और ये इंतहाई अहम टॉपिक है। अच्छा, इस टॉपिक पे ना जितनी बात की जाए उतनी कम है। आपने देखा होगा कि कई प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के हवाले से इस तरह से बात की जाती है, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात की जाती है, चाइल्ड लेबर के बारे में बात की जाती है और चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात की जाती है, जो उनको बच्चों को बचपन में जो चीज़ें बतानी चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड हैं कि वो अपने बच्चों को हर तरीके से, हर सिचुएशन से प्रिपेयर रखने के लिए पहले से पहले उनको बताते हैं कि आप लोगों ने ये तमाम तर चीज़ें करनी है। लेकिन अभी भी माशरे में कुछ तबका ऐसा है जो कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें एजुकेट नहीं करते और अनफॉर्चुनेटली उनके जो बच्चे हैं वो उस तरह के स्कूल्स या उस तरह की हाई लेवल की एजुकेशन या उस तरह की कहना चाहिए ना कि वेल अवेयरनेस इन्वायरमेंट में नहीं होते कि उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकें। चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर और बच्चों के साथ जो ज़्यादती के वाक़यात आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फरिया महमूद और उनके साथ हैं हानिया काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप दोनों? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज इंतहाई अहम टॉपिक है ये। अच्छा, इस अहम टॉपिक के ऊपर सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी फरिया, ये बताएं कि किस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है वो गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि यूजुअली हमने यही देखा है कि ज़्यादातर जो बच्चों के साथ जो चाइल्ड अब्यूज़ के जो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर कोई जान पहचान वाला ही शख्स निकलता है। कभी कभी कोई आपका अपना पड़ोसी ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अपना कोई सगा रिलेटिव भी जो है उसमें शामिल होता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़ैनब वाला इशू हुआ था तो उसमें वो जो बंदा था, जो उसका कातिल था, जिसने उसके साथ सारा कुछ किया था, वो साथ साथ मिलके ढूंढ रहा था उसको। मतलब वो महल कसूर में जो वाक़या होता, वो महल्ले वालों के साथ मिलके, वो जो आई गेस इमरान नाम था उसका, वो साथ साथ मिलके ढूंढ रहा था और कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो शख्स उस बच्ची को ढूंढ रहा है, इसी शख्स ने जो है ये सारा कुछ किया इंसिडेंट। तो कितना ज़रूरी है बच्चों को एजुकेट करना और किस तरह एजुकेट किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, जिम्मेदारी स्टार्ट होती है माँ से। ठीक है, पेरेंट्स अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। बच्चा बहुत आजकल की जो जनरेशन है ना, दे आर सो स्मार्ट। ठीक है, आप उनसे बात करें, ओपन कम्युनिकेशन इनकरेज करें, उन्हें बताएं, उन्हें मतलब एम्फेसाइज करें कि ये गुड टच है, ये बैड टच है। उनको हक करें। जब पेरेंट्स हक करते हैं ना, वो चीज़ एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होती है। और इसी तरह जब उन्हें ये चीज़ आप जब उन्हें बताना शुरू करेंगे कि बेटा आपको इस तरह का टच करना है, ये आप उनको थोड़ा स्पेस दें बच्चों को कि ओपन कम्युनिकेशन, जैसे कि ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको एक सिनेरियो दीजिए। स्पेशली जब उनको हाइजीन रूटीन हम करवाते हैं, सबसे बेस्ट पार्ट है बच्चों को तब आप बताना शुरू करें, ये पार्ट्स आपका कोई टच नहीं करेगा। जितना आप बच्चे को ओपन कम्युनिकेशन उसको देंगे, उतना आपका ट्रस्ट डेवलप होता है माँ का। सही। और ये फिर जाहिर सी बात है, जब आप ये इनकरेज बच्चे करेंगे कि नहीं भाई, बच्चे को पता होगा और उसे मतलब उसे बताएं कि भाई देखें हम छोटे होते थे, अम्मी एक वर्ड निकलता था। ठीक है, आप बच्चे को सिखाएं कि भाई आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई यहाँ टच करता है या यहाँ टच करता है, बेटा आपने चीखना है या नो कहना है। उसको इतना एम्फेसाइज करें, इनकरेज करें कि वो नो कह सके। बॉडी आपकी है बेटा, अल्लाह ताला के बाद बॉडी आप ही की है, तो बॉडी, इस बॉडी पे सिर्फ आपका हक है, सिर्फ पेरेंट्स टच कर सकते हैं और कोई नहीं टच कर सकता। सही। हानिया, आप बताइए। देखिए सबा, दो तीन चीज़ें इसमें हैं कि माँ का है, ज़ाहिर है क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा टाइम गुजारती है, लेकिन आजकल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, जो हमारे लड़के हैं ना,
वो भी बहुत, वो मुझे लगता है अब लड़कियों से ज़्यादा प्रोन है, ज़्यादा डेंजर में है। क्यों? क्योंकि हम एक 6 साल के बच्चे को बोलते हैं जाओ दही लेके आओ, हम अपनी 6 साल की बेटी को कभी बाहर दुकानों पे नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो इजी एक्सेस बच्चों के लिए है, उसमें फादर्स का रोल ये होता है कि माँ और बेटा, माँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली हम अपनी बेटियों को ज़रूर गाइड कर सकते हैं, बिकॉज यू नो हम कंफर्टेबल भी होते हैं और उनकी जो भी स्टेजेस हैं वो माँ ही गाइड करती है। लेकिन जहाँ, क्योंकि फादर्स का हमने ये एक रोल देखा है कि भाई उन्होंने पूरे दिन के बाद आना है और उसके बाद उनका बस काम है कि ज़रूरत पड़ी तो बात कर ली, डांट दिया। लेकिन ये जो फादर और बेटे के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कि वो जब बच्चा एक सर्टेन एज पे पहुंच जाए तो बाप की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि भाई अब आपने पर्टिकुलर चीज़ें पहननी है, या आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स को इस तरह जो है सेफ रखना है, सेफ्टी वाइज भी और इस तरह भी। बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। हम हमेशा इसको ओवरलुक कर जाते हैं फॉर सम रीज़न, और अल्लाह ना करे किसी बच्चे के साथ कुछ हो भी जाए तो भी माँ पे ही ब्लेम आता है, क्योंकि ज़ाहिर है माँ होती है। लेकिन मेरी नज़र में बाप का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और वो अपने बच्चों से, हाँ ऑब्वियसली बेटी से वो नहीं कर सकते ये बात, लेकिन बेटियों को ये कॉन्फिडेंस देना भी बाप का ही काम है, क्योंकि माएँ डर जाती हैं। अक्सर देखा है जो सेक्सुअल अब्यूज़ की बच्चियाँ जो शिकार होती हैं, वो बातें माँ दिल में दबा के सालों रहती है, अपने शौहर को भी शायद नहीं बताती कि लोग क्या कहेंगे, बात निकल गई तो क्या होगा, इज्जत पे जो हमारे यहाँ हर बात पे इज्जत पे जो बात बन जाती है। तो खामोशी, क्योंकि औरत शायद कमज़ोर भी है और वो खामोश हो जाती है। लेकिन अगर बाप ने अपनी बेटी को ये कॉन्फिडेंस दिया ना कि बेटा मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हें कोई गंदी नज़र से देख भी लेना, तुमने आके बताना है बाबा को, बाबा इज ऑलवेज देयर फॉर यू। ये वाला कॉन्फिडेंस बाप जब देता है ना बेटी को, तो फिर मेरे ख्याल से वो बेटियाँ ना ही कभी पीछे रहती हैं और ना ही कभी डर के जो है ना खामोश हो जाती हैं। और जहाँ तक लड़कों की बात है, लड़का अगर कहीं अब्यूज़ हो रहा है ना तो वो आके नहीं बताएगा घर पे। क्यों? क्योंकि शायद यकीन ना किया जाए, शायद मैं कमज़ोर, क्योंकि हमने जो मर्द को बहुत एक स्ट्रॉन्ग रहने की जो वो की हुई है ताकि, तो उसमें शायद वो आके बताए भी नहीं। तो ये बाप का काम है कि स्ट्रेंथ बच्चे की बनना, बने पीछे, और माँ का काम है गाइड करना। दूसरा, हमारे पेरेंट्स, अब मसला ये है कि इतना तेज़ दौड़ रही है ज़िंदगी कि बहुत सारी चीज़ें माँ बाप से भी ओवरलुक हो जाती हैं। इंसान है, हज़ार जिम्मेदारियाँ हैं। बच्चे की जो लैंग्वेज है ना, बॉडी लैंग्वेज, उससे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ मसला हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जिसको, छोटा बच्चे की बात करें, कोई छोटा बच्चा जिसको बार बार किसी जगह पे टच किया जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उस जगह पे खुद भी टच करेंगे। उसको बेचैनी होगी ना, उसको एक बेचैनी वाली जगह पे हम बार बार हाथ लगाते हैं। तो ये छोटे छोटे क्यूज़ होते हैं जो बच्चा जो अभी उससे गुजर रहा हो वो देता ही देता है, वो बस देखने वाली नज़र होनी चाहिए। और दूसरा, जैसे उन्होंने कहा कि स्ट्रेंजर डेंजर वाले ज़माने चले गए, अब अब्यूज़ जो है ना घर में ही हो रहा है। और घर में भी आप सिर्फ माँ और बाप शायद वो हैं। अब तो खैर जो दौर आ रहा है उसमें तो मेरी नज़र से तो ऐसे भी वाक़यात गुजरे हैं जिसमें बाप ही जो हैं अब्यूज़र्स थे, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा केस। तो माँ बाप के अलावा उस बच्चे की प्रॉक्सिमिटी लेवल, किसी भी मामू, ताया, चाचा, कितना भी सगा रिश्ता है, हमने हक करना, गोद में बिठाना, हमने इस चीज़ को थोड़ा सा अब ख़त्म करना है, क्योंकि अब आपको नहीं पता कि क्या इंसान क्या नियत लेके बैठा हुआ है। सही, क्या इंसान क्या नियत लेके बैठा हुआ है। एक तो ये कि बच्चों को एजुकेट करें, गुड टच, बैड टच, और जो भी सराउंडिंग में सिनेरियो है उसके हवाले से अवेयरनेस दें। और दूसरी बात ये कि जो कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ है ना, वो ज़रूर दें। जस्ट लाइक कि अगर किसी लड़की को कोई भी बुली कर रहा है, किसी लड़की के साथ कोई भी गलत कर रहा है, किसी लड़के के साथ कोई भी गलत कर रहा है, और वो विक्टिम बदकिस्मती से उस जगह पे उन लोगों का, उस शख्स का, उस औरत का या मर्द का, जो भी कोई आपको इस तरीके से बुली कर रहा है या आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, उसके बाद बिल्कुल भी मत डरें। क्योंकि जिस शख्स के साथ, जिस बच्चे के साथ, जिस बच्ची के साथ, जिस लड़की के साथ, जिस लड़के के साथ प्रॉब्लम हुई है, वो बिल्कुल भी बताने से मत डरे कि जी लोग क्या कहेंगे, अब मैं क्या करूँगा। आप इनोसेंट हैं, आपका कोई कसूर नहीं है। कोई आया, किसी ने आपको शिकार बनाया, उसके बाद आपका काम है कि आप ऐसे लोगों को एक्सपोज करें। आपकी इज्जत जो है घट नहीं रही है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर कोई कुछ आपको कहता है तो यकीन करें, उससे बड़ा जो है ना, कहना चाहिए कि उससे बड़ा कोई मुजरिम नहीं है कि जो किसी विक्टिम को ही आके ये कहता है कि हाँ तुम्हारे साथ ये हो गया। लोग इस बात से डरते हैं ना कि अच्छा ये हो गया। आप इस बात पे फोकस करें कि अगले ने आवाज़ उठाई और अगले ने आवाज़ उठा के एजुकेट किया। तो अपने बच्चों को, अपने घर में लोगों को इसलिए प्रिपेयर करें कि इसमें आपके लिए कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आप विक्टिम बन गए, बल्कि लोगों को आपका साथ देना चाहिए और आपके साथ मिलके ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। क्योंकि इटसेल्फ जिस बच्चे के साथ, बच्ची के साथ ज्यादती हो गई,
वो तो बेबस है ना, वो तो बेचारा है, तो वो क्या करेगा? वो ये कर सकता है कि वो एक्सपोज कर सकता है। Even और जब जिस आप वक्त ये- एक्सपोज करते हैं ना, तो यकीन करें आप बहुत सारे बच्चों को बचा लेते हैं, आप बहुत सारी लड़कियों को बचा लेते हैं, आप बहुत सारे लड़कों को बचा लेते हैं। तो अगर किसी के भी साथ कोई भी बुरा हादसा होता है तो वो ये मत समझे कि वो किसी से कमतर है, वो ये मत समझे कि लोग उसको टॉन्ट मारेंगे। देखिए, ये तमाम तर चीज़ें ना किसी के भी साथ हो सकती हैं, किसी के भी घर में हो सकती हैं। दुख सुख सबके साझे होते हैं, लेकिन अगर कोई लड़की विक्टिम है, बच्चा विक्टिम है, कोई भी शख्स जिसके साथ ज्यादती हुई है, उसको ज्यादती का निशाना बनाया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, उसको जो है ज़दोकोप किया गया है, उसको ब्लैकमेल किया गया है, आवाज़ उठाएं। ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा कि आप देखें आपकी तो कोई वीडियो निकली हुई है, देखिए जी आपके बच्चे के साथ तो ऐसा हुआ है। नो नो नो, टाइम इज चेंज नाउ। आवाज़ उठाएं, बच्चों को एजुकेट करें। शो में यह वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर हमारे गेस्ट से इस पर मजीद बात करेंगे कि इस पर मजीद किस तरह से काम किया जा सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से अभी ब्रेक लिंक में हम बात कर रहे थे, और ब्रेक से पहले भी मैं बात कर रही थी कि भाई जो भी कोई विक्टिम होता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी आवाज़ उठाए, क्योंकि जो विक्टिम होता है ना, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो एक्सपोज भी कर सकता है, वो बता भी सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा फरिया कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको मार दिया जाता है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको कि वो किसी को बताएं ना, चाहे वो बच्चे हों, लड़कियां हों, लड़के हों, छोटी उम्र के हों, बड़ी उम्र के हों, आप ट्रैप, ब्लैकमेल या विक्टिम तो किसी को भी बना सकते हैं। तो इस तरह के लोगों को ना, फिर वो कहते हैं कि इस तरह के लोगों को जिंदा ही ना छोड़े ताकि वो किसी को हमारे बारे में बता ना सकें। लेकिन फॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे विक्टिम होते हैं जो कि जिंदा रह जाते हैं, जिंदा बच जाते हैं। तो वो वोकल होके बताएं, उनको कोई किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी से, क्योंकि जो लोग आपके साथ में कुछ बुरा काम कर रहे हैं ना, यकीन करें वो आपसे बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं। वो इतने बुरे लोग हैं, इतने बुरे लोग हैं कि उनकी सोसाइटी में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया है तो स्पीक आउट, बात करें, बताएं। आप जो है इस माशरे में चेंज ला सकते हैं। जी, छोटा ही बच्चा जब होता है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस डेवलप घर से ही हो रहा होता है। ठीक है, सुनते ही नहीं है, ये तो ऐसे कह रहा है, नहीं 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 नहीं, पता नहीं क्या कह रहा है। बच्चा बार बार मुसलसल बता रहा होता है, जैसे इन्होंने कहा कि बाकी में अपनी एक्ट से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से बता रहा होता है। आजकल क्या हो रहा है, नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं नहीं शायद ऐसे, अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप सुने वो कहना क्या चाह रहा है। कहना क्या चाह रहा है। होता क्या है कि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे के ताया अब्बू, चाचा चाची और या मामू मामी, तुमने वो बेटा जाओ जो इनके आगे अपना सर झुकाओ, बेटा गले लग कर आओ, बेटा पप्पा करके आओ। पेरेंट्स भी समटाइम इनकरेज कर रहे होते हैं इस तरह करने के। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कशन करें कि बेटा नहीं, ठीक है, सही है, आपने आगे सर हाथ तो मिलाना ही नहीं है, ठीक है ना, हाथ मिलाना। अगर आपको गोद पे कोई बिठाने को बोले, आप ये पहले से डिस्कशन या पहले से ब्रीफिंग कर दें बच्चे की, गोद का सिस्टम खत्म करवाएंगे। आप वो मासूम बच्चा, उसको थोड़ी पता, ठीक है, बड़े को तो पता है कि उसने गोद में बिठाया है, लेकिन छोटे बच्चे को तो वो तो बेचारा मासूमियत से आगे बैठ जाता है। ये चीज़ हस्बैंड वाइफ की आपस में डिस्कशन होनी चाहिए कि नहीं भाई, अब गोद का सिस्टम वगैरह ख़त्म। वही बात कि बेटे का बाप बताएगा, बेटी को बीइंग अ मदर हमारी जिम्मेदारी। इसके बाद जब बच्चे को अवेयरनेस, अब बच्चे को पता चल जाता है कि भाई मेरा हक जो माँ का एक करती है और एक जो दूसरा अब मुझे जो टच करे वो गलत है, तो यहाँ से बच्चे का कॉन्फिडेंस एक बिल्कुल, उसको पता, अवेयरनेस शुरू हो जाएगी कि नहीं ये टचेस मेरे साथ गलत होते हैं, मैं इस पर अब आवाज़ उठाऊँगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अब बच्चा मुसलसल रिश्तेदारों की गोद में, पड़ोसियों को भी आगे उनके आगे पेश किया जा रहा है, रिलेटिव्स को भी पेश किया जा रहा है, और बच्चे को पता कैसे चलेगा कौन गुड टच कर रहा है। टीचर्स को भी, अब ये कम्युनिटी की भी काम बनता है, हाँ। बीइंग कम्युनिटी का भी स्कूल में एजुकेशन दें, हाँ, इस चीज़ की, हाँ। कि भाई टीचर्स हाई फाइव करके बताएं, हाँ, टीचर्स हाँ। बताएं, और क्या कहते हैं, हक जैसे सिर्फ पेरेंट्स कर सकते हाँ, हैं, हाँ। आपको गाल पे किस तरह टच करना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से बीइंग कम्युनिटी का हिस्सा हम, हाँ। और एजुकेटर
ये ही चीज़ ये प्रमोट कर सकते हैं सबा, और घर से हो सकती है, घर से हो इसके अलावा सकती तो है। बाहर वाला यकीन करने हानिया और सब अब्यूज़ जो है ना, एक चीज़ बहुत गौर करने की जरूरत है, अब्यूज़ एकदम से नहीं हो जाता कि बच्चा अचानक से अब्यूज़ हो गया। इसका पहले का एक प्रोसेस होता है, इसको हम ग्रूमिंग बोलते हैं। जो भी अब्यूज़र है ना, वो स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है। ऐसा नहीं होगा वो बच्चे को ले गया और उसने काम करके फारिग कर दिया, ऐसा नहीं होता। सही। ग्रूमिंग का प्रोसेस ऐसे होता है कि वो पहले बच्चे के तरफ अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि पहले टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दी, हाँ, आओ मैं बिल्कुल, तुम्हें घुमा पहले के वो ला रहा थोड़ा-थोड़ा हूँ। मिलते रहते हैं, Exactly. हाँ, सही। बच्चे के दिल में जगह बनाना, ये ग्रूमिंग तो इतना बेसिक है कि शायद अगर हम इस एज में हमारे साथ भी हो, हम भी शायद पहचान ना पाए। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा होता है कि somebody is getting close to us, हमारी दोस्ती है, हमारी right? दोस्ती है। और उनका- कुछ लोगों के ऊपर ना हानिया आप इतना ट्रस्ट कर लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि कि वो आप बनाते हैं कहते हैं कि trust। अल्टीमेटली इससे तो हमारी दोस्ती है, ये हमारा दोस्त है, ये हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट समहाउ वो कुछ ना कुछ प्लान लेकर आपके बिल्कुल, पास जो आए होते हैं ना, abuser है, उनका वो कोई ना कोई proper- प्लान होता है, कोई ऐसी चीजें होती हैं जो उनके मकासद होते हैं, तो वो आके आपसे फिर दोस्तियां करते हैं और वो एक अब्यूज़र प्लान को के पता तहत है आपके कि मैं साथ एक होते हैं। साथ नहीं कर सकता ये हाँ, काम, मुझे बच्चे हाँ। के दिल में जगह बनानी है, वरना बच्चा मेरे साथ नहीं जाएगा। हाँ। तो वो ग्रूमिंग का प्रोसेस चलता है उनका, वो ग्रूमिंग करके बच्चे का भरोसा जीत के, इवन पेरेंट्स का भरोसा जीत के, उसके बाद फिर एंड में वो काम होता है। अब्यूज़ कभी भी एक साथ नहीं होता। हम अगर ग्रूमिंग आइडेंटिफाई कर जाए ना, तो हमारे शायद आधे मसले खत्म हो जाएं। सही। और वो ग्रूमिंग स्पेशली जो हमारे घर के लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है ग्रूमिंग करना। हाँ। जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है या मोहल्लेदार हैं या दोस्त अहबाब हैं, उनके तो ग्रूमिंग बहुत आसान है क्योंकि बच्चे को हमने कहा है कि अंकल हैं, अंकल हैं, आप जाओ अंकल के साथ, तो क्या हुआ अगर अंकल ने आपको प्यार कर लिया था। और दूसरा, जब बच्चा आके आपसे, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे उन्होंने कहा, हम बच्चे की बात पे यकीन नहीं करते। बच्चा है कुछ भी बोल रहा है, बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है, बच्चा जब भी बोल रहा है पीछे कुछ है तभी बोल रहा है। पीछे कुछ है जब भी कुछ बोल रहा है। अच्छा, ये जिस तरह से हानिया ने बात की, ये बड़ी अच्छी इन्होंने एक बात की कि भाई कभी भी ऐसे नहीं होता कि कोई फर्स्ट अटैक में आएगा और जो है वो आने के बाद जो है वो आते ही आपके साथ में जो है वो आपको अब्यूज़ करना शुरू कर देगा। इसकी पूरी प्रॉपर एक प्लानिंग होती है। अच्छा हानिया, इसमें पता है क्या एक चीज़ होती है, कुछ लोग तो अकेले होते हैं जो विक्टिम ढूंढते हैं, जो घरों के बच्चों को ढूंढते हैं कि यार किस घर में बच्चा है, नहीं है, या कोई लड़की है या लड़का है, इस तरह का ना। और कुछ लोग पूरा ग्रुप्स होते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि जो पूरे ग्रुप्स की सूरत में काम करते हैं। वो प्रॉपर फैमिलीज़ का पता पूछते हैं कि इस फैमिली में कितने लोग हैं, फिर वो पर्टिकुलर उस फैमिली को जाके लालच देते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर वो फैमिली लालची है, अगर वो फैमिली जो है वो इतनी ज़्यादा नीडी लगती है, यानी कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत लालची होते हैं या लालच में आ जाते हैं, तो उनकी ट्रिक्स होते हैं कि वो या तो आपको कोई इस तरह का काम देंगे, कोई ऐसी चीज़ें में अट्रैक्शन देंगे, आपको कोई पावरफुल चीज़ बताएंगे, तुम ये हो जाओगे, ये हो जाओगे, ये हो जाओगे, या फिर वो आपके इतने क्लोज आएंगे कि आपके बच्चों को घरों से बाहर वो घुमाने लेके जाएंगे। यानी अगर ये जो ग्रुप्स की सूरत में एक्टिवेट होते हैं ना, ये जो ग्रुप्स की सूरत में लोगों के बच्चों को लोगों के घरों पे जाके बैठते हैं या बातें करते हैं या उनके साथ इंडल्ज हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनका एक खास मकसद होता है जो वो हासिल करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप लोगों को ना बहुत होशियार होने की ज़रूरत है कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करें। आप सबसे अच्छे अखलाक से मिलें, लेकिन आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करें। आपको नहीं पता कि आपके घर की बातें, आपके घर की चीज़ें, आपके घर की पिक्चर्स, आपकी अपनी पर्सनल जो है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो कौन लेके जा रहा है। अभी रिसेंटली मैं एक पॉलर में गई थी, तो वो मुझे बता रही थी कि वहाँ जो पॉलर की लड़की हानिया वहाँ काम करती थी, उस पॉलर की लड़की ने वो जो वर्बल ख़वातीन जो काम कर रही होती है ना, जैसे कि आराम कर रही हैं या बैठ गई हैं या सारा कुछ कर रही हैं, वहाँ से उसने उनकी पिक्चर्स निकाली और उसके बाद जब उसने काम छोड़ दिया तो उसके बाद उसने वो जो पॉलर वाली खातून थी उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि मैं लीक कर दूंगी। अब वो परेशान कि ये तो हमारी घर की लेटे हुए बैठे हुए इस तरह की पिक्चर्स हैं या किसी का फेशियल कर रहे हैं, उसमें आपको पता है कि खवातीन डिफरेंट उनके एंगल्स होते हैं, तो वो शी वॉज डूइंग दैट। तो आप यकीन करें कि वो तो उनकी एम्प्लॉय थी एंड शी वॉज ब्लैकमेलिंग दैट लेडी। तो आप सोचेंगे बच्चों के साथ या फैमिलीज के साथ क्या कुछ करते होंगे, फिर इनकी हिप्नोटाइज करने की बड़ी जो है ना वो होती है, एक स्ट्रेटजी होती है। ये कई ट्रिक्स जानते हैं जो लोग आपके घरों पर अटैक करते हैं, चोरियां करते हैं या बच्चों को ऐसे लेके जाते हैं। बच्चे कभी भी एक टाइम पे साथ नहीं चले जाते, कोई भी शख्स, ये बात मैं अग्री करती हूँ हानिया की। तो हानिया इस बारे में थोड़ा बताएं कि लोगों को मजीद किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमसे कौन किस नीयत से मिल रहा है। देखिए वही है, देखिए गट फीलिंग जो है ना हमारी सॉरी गट फीलिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। हम ना अक्सर हमारे दिल में ख्याल आ रहा होता है, हमें डर लग रहा होता है, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। अल्लाह ने ना इंस्टिंक्ट दी है हर जानदार को। इवन जानवर को भी पता होता है डेंजर है ना, उसको इंस्टिंक्ट उसकी जाग जाती है, क्योंकि सर्वाइवल है ना दुनिया में। सही। तो अल्लाह ने ये इंस्टिंक्ट सबको दी है। आपकी इंस्टिंक्ट बताएगी कि कहाँ
कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, हम उसको इग्नोर करते हैं। गट फीलिंग गलत भी है तो नुकसान नहीं है, सही है तो बच जाओगे, ठीक है। तो गट फीलिंग पर ट्रस्ट करें। दूसरा, जैसे उन्होंने कहा कि स्कूल्स में हमारी बेसिक एजुकेशन जो हम बच्चे को ABCD 1 2 3 सिखाने में कर रहे हैं ना, उसमें बच्चे को देखें गुड टच बैड टच का जमाना चला गया, इट्स नो टच पॉलिसी नाउ। अच्छा, ठीक है, गुड टच बैड टच खत्म, वो तो है ही है, और बच्चा जानता है आज का, बच्चे को खुद पता होता है कि मुझे किस तरह कौन टच कर रहा है। आज का बच्चा बहुत स्मार्ट है। लेकिन अब तो नो टच पॉलिसी पे काम होना चाहिए कि नहीं, मम्मा बाबा के अलावा नोबडी कैन कम नियर यू, नोबडी कैन इवन टच यू। सही। हाँ, अगर है, मेरे भी कजन्स के बच्चे हैं, मेरी बहन के बच्चे हैं, उन पे मुझे भी प्यार आता है, लेकिन मुझे पता है कि माँ बाप हैं साथ में ना, तो माँ बाप को विजिलेंट होने की जरूरत है। दूसरा, हमारी जो स्कूल्स हैं, हमारे एजुकेशन इदारे हैं, उनको पेरेंट्स की ट्रेनिंग करने की जरूरत है। बच्चे को तो आप सिखा ही रहे हो, वो आपका काम है, आपने करना है। जैसे आजकल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा, हर स्कूल में काउंसलर्स हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। पेरेंट्स के सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असल मसला वहाँ आता है जब पेरेंट्स को पता ही नहीं है उन बेचारों ने करना क्या है, उन्होंने कैसे इस दौर में बच्चे को जो है संभालना है, जबकि बच्चे के हाथ में ऐसी ऐसी चीज़ें, वो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, मतलब बच्चा अब्यूज़र भी यूँ बनेगा, अब्यूज्ड भी होगा, हर चीज़ अब तो मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी पॉसिबल। तो बच्चे पे किस तरह आपने, एंड जो बच्चा अब्यूज़ होता है ना, दिस इज़ वेरी नेचुरल कि अब्यूज़ की साइकिल रिपीट होती है। जो बच्चा अब्यूज्ड है वो आगे जाके कहीं ना कहीं अब्यूज करेगा ही करेगा, बिकॉज अब्यूज मेक्स इनका ये जो चाइल्डहुड होता है या पास्ट होता है, ये खुद इतने डिप्राइव होते हैं कि ये वही चीज़ें फिर दूसरों के साथ करते हैं, और इनको कहीं ना कहीं कोई सेल्फ जो है ना वो सेटिस्फेक्शन होती है कि जी जो हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ है, तो दूसरे के साथ भी जो है ना वो बुरा हो। और ये एक अलग सा माइंडसेट होता है कि जी इनकी बड़ी रिवेंजफुल जो है वो माइंडसेट होता है। अभी जैसे आप वो देख लें ना, थोड़ी सी अगर मैं मिसाल दे दूँ, मतलब अभी जो जनरल टॉपिक है हमारा, जो इंडिया पाकिस्तान का इशू चल रहा है, उसमें देखें जी वो इंडिया ने हमारे मुल्क में आके जहारियत की, जब हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, वहाँ पर वो रुस्वा हो गए, सुबकी का सामना है, सब वहाँ पर चीख रहे चिल्ला रहे हैं कि जी ये क्या हो गया। तो अब वो कहते हैं जी हमने सीज फायर नहीं किया, हम दोबारा बदला लेने आएंगे। ये वाली जो माइंडसेट है ना, अच्छा आप किसी के घर में घुस के किसी के घर में अटैक करें और फिर उसके बाद कहें जी आपने पलट के हम पर वार कर दिया, तो व्हाट इज दिस? ऑब्वियसली आपको जवाब देना जरूरी है भाई। आप किसी के घर के दरवाजे को बजा के, तोड़ के या खोल के अगर अंदर चुपके से जाएंगे तो कोई डेफिनेटली जवाब तो देगा। वो वाली टेक्नोलॉजी होती है, ये इनका माइंडसेट रिवेंजफुल होता है। ये ऐसे लोगों के साथ जो कुछ बचपन में हुआ होता है ना, ये चाहते हैं, या कभी भी हुआ होता है, ये चाहते हैं वो किसी के ऊपर ये अपनी जो है ना वो सारी फ्रस्ट्रेशन निकालें और वही उसी प्रोसेस से, उसी पेन से अगले को भी गुजारें। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि और अभी इस जो जिस तरह से हानिया ने कहा कि गुड टच और बैड टच का ज़माना अभी चला गया, अभी है नो टच, इस पे क्या बात करेंगी? सबा एक छोटा सा इस पे एक थोड़ा सा ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कहूँगी। प्रीमिसेस और बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के लिए भी और सबके लिए। हमारे यहाँ ना छोटी छोटी बेसिक्स भी ना आजकल जैसे नॉर्मली बच्चे को भी सिखाएं, नॉक करके आएँ, हाँ ठीक है ना, सही। अच्छा अब पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे नहीं बच्चा है, ये है, छोड़ो, ऐसा नाजायज़ चीज़ें बच्चा टीवी पे ज़रूर देखेगा, लेकिन जायज़ हस्बैंड वाइफ जो मियाँ बीवी आराम से एक दूसरे को हक करते हैं, प्यार करते हैं, उस बच्चे को देखने दें, कुछ नहीं होता। वो बच्चा अगर अपनी माँ बाप अगर मियाँ बीवी एक साथ देख रहा है तो हाँ इट्स ओके, लेकिन वो जो नाजायज़ चीज़ें देखा उसको भी इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन जायज़ अब बच्चे को आप ये इंट्रोड्यूस करवाएं, कोई बात नहीं, बेटा हम हस्बैंड वाइफ भी हैं, आपके मामा डाडा हैं, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, ये चीज़ भी इंकरेज नहीं करवा रहे। प्रीमिसेस और बाउंड्रीज से अब हम वो बच्चे को बताएं, इट्स वेरी नॉर्मल। छोटी सी बात है, मैं आपको एक बड़े मजे की किस्सा सुनाती हूँ। SST में एक चीज़ आई कि ऑल सेक्स आर इक्वल, द जेंडर क्वालिटी एंड बच्चे कह रहे हैं हाँ कितना गंदा वर्ड आया है, हालांकि इट्स रिवीलिंग द जेंडर, बट उसको देखें क्या चीज़ उन्होंने इनके इनकोडिंग हुई हुई है, नहीं बता रहे। इनकरेज करें, जितना ओपन कम्युनिकेशन स्टोरी टेलिंग से सेशन से स्टार्ट करें, जितना ओपन कम्युनिकेशन आप बच्चे के साथ रखेंगे ना, उतना बच्चा आपसे फ्रैंक होगा। वो वरना नहीं बता, अब हमारे क्या है, नहीं तवज्जो देते, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पेरेंट्स कि बच्चा डर जाएगा, या इतने ज़्यादा फ्रेंडली, अरे छोड़ो ना क्या, इट्स ओके भाई कोई बात नहीं। बाउंड्रीज क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, सही कह रही है कि बाउंड्रीज क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह से अभी बात की ना
फारिया ने कि भाई एजुकेट करें बच्चों को, कि बताएं उनको कि आपने क्या, आपकी बाउंड्रीज़ हैं, आपकी जो फैमिली की जो गैदरिंग्स हैं उस हवाले से तो कम से कम उनको दूर ना रखें, क्योंकि उनको वो चीज़ पता होनी चाहिए। और जो दीगर चीज़ें, दीगर एक्टिविटीज़ जो हैं उसके ऊपर जो है वो ज़रूर बात करनी चाहिए, उसके ऊपर पाबंदी अगर लगाना चाहें आप, और अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है ये बाउंड्रीज़ के बाहर हैं तो ज़रूर लगाएं। बच्चों को एजुकेट करें और बच्चों को न सिर्फ खुद बताएं बल्कि जब कोई दूसरा बच्चा खड़ा हो या उसके साथ उसकी कोई सिबलिंग हो, कज़न हो, फ्रेंड हो, बच्चों को ये बताएं कि आपको अपने फ्रेंड को कैसे ट्रीट करना है। अगर आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे, इससे वो एजुकेट भी होंगे और उनके जहन में ये भी आ जाएगा कि अगर हमें ये कहा जा रहा है कि आप अपने दोस्त को ऐसे ट्रीट करें तो फिर कोई हमें ट्रीट करेगा तो वो किस तरह कर सकता है, या राइट वे क्या है। तो ये मामला जो हैं बड़े टिपिकल भी होते हैं और बड़े सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फारिया और हानिया जो है हमारे शो पर आई और आज हमने बड़ी दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू की सारे मौजू के ऊपर। आई होप कि आपको आज की जो हमारा टॉपिक है ज़रूर पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और टॉपिक है जो आपके साथ में हम शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं एक और ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि सवाल भी है जिसका जवाब भी सबके पास है, लेकिन फिर भी किसी के पास जवाब नहीं है। और ये एक ऐसी पहेली है कि ये जितनी चलती जा रही है उतनी सॉल्व नहीं हो रही। ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स आ गई हैं, मगर स्टिल सवाल वहीं का वहीं है कि जी क्या कोई ऐसी क्रीम है जो लड़कियों को, लड़कों को गोरा कर सके? क्या वाकई गोरा किया जा सकता है? क्या वाकई काले रंग से जो है वो आप गोरे रंग की तरफ आ सकते हैं? क्या वाकई ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है? हाँ, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इसका जवाब देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो फिर तो ये एक साइकिल है जो चलती जा रही है। लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हुमैरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है भाई? बहुत दिनों बाद जो है वो हुमैरा हमारे शो पर आई हैं, तो आज मेरी कोशिश होगी कि सारे सवाल ही पूछ लूँ मैं इनसे ना, और सारी चीज़ें पता कर लूँ कि भाई क्या हो रहा है। गोरा करने वाली कोई क्रीम होती है? कोई क्रीम गोरा कर सकती है? वो जो 5, 6, 7, 8 क्रीम्स मिला के लगाई जाती हैं, उसके बाद वो गोरा करने के नाम पे आपको पीला कर देती है और लोग कहते हैं जी हम पूरे गोरे हो गए, लेकिन फिर भी बहुत बुरा कर रह देती जाते है। हैं। अच्छा, एक्चुअली मेरे पास तो जितने पेशेंट्स आते हैं ना वो इससे मतलब महजूज होकर पूरी तरह अपना स्किन को बर्बाद करके आते हैं। अच्छा, तो जब आ जाते हैं फिर मैं कहती हूँ हुनर आम है। हाँ, हुनर आम है। आगे हो ट्रीटमेंट कराने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आजकल के जितनी भी ये ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं ना, मैंने अभी एक क्लास शो भी किया है बड़े चैनल पे। मैं उन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। सही, लोग कहते हैं ना कि नहीं आप क्यों खिलाफ हैं? मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि अल्लाह ताला ने जो तख्लीक कर दी ना आपके साथ, उसमें छेड़छाड़ आप अपना नुकसान खुद करते हैं। देखिए, कुदरती जो चीजें होती है ना, जो टोटके और ये सब चीजें हम बता रहे, नानी दादी के जो नुस्खे होते हैं वो जब हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और हमारी अम्माओं ने भी वो चीजें यूज की, वो बेसिकली आपको नुकसान तो नहीं दे रही ना वो चीजें, लेकिन जितने स्टेरॉइड्स, जितने केमिकल्स, जितने मरकरी वाली चीजें आप अपनी स्किन पे लगाओगे, आपकी स्किन थिन होती चली जाएगी, ये याद रखें। और ये जो आप समझते हैं ना कि आप गोरे हो गए क्रीम लगा के, वो गोरे नहीं होते। बेसिकली आपकी जो नर्व्स हैं वो ब्लीड करना शुरू कर देती हैं अंदर। जब वो ब्लीडिंग होती है तो आपको लगता है कि जी ये पिंक हो गया, ये पिंक हो गया, फेस पिंक हो गया, सिर्फ ये पिंक हो गया, ये गोरा हो गया, बाकी गर्दन आपकी वैसी की वैसी नजर आ रही है। हाँ, सही। तो कोशिश करें कि 1 से 2 हम जो चीजें बताते हैं उसमें 1 से 2 टोन आपकी सही हो जाए, ठीक हो जाए। अपने रंग को ना बिल्कुल निखार के लेकर आओ। ये नहीं है कि आपने गोरा करना है। सही। अब मैं अगर 90s की बात बताऊं, जब मैं यंग थी, मैं उस वक्त की बात बता रही हूँ कि जब ये जो 4-5 फार्मूला क्रीम है ना, ये उस वक्त आई थी। अच्छा, ये उस वक्त लॉन्च की गई थी और किसी सैलून में ये लॉन्च की गई थी और बड़ी धड़ाधड़ बिकी थी। इसकी क्या हिस्ट्री है? प्लीज आई वांट टू नो अबाउट ये जो फार्मूला क्रीम है और ये जो 5, 6, 8 क्रीम मंगा के लोग और उस वक्त लड़कियों को इतना खब्त हो गया था कि गोरा होने का, बस किसी तरह उन्हें पता चल गया था कि ये 3 या 4 क्रीम्स हैं, वो हमने मिक्स करनी है। अच्छा, उस वक्त मैं बड़ा सोचती थी, मेरी रिसर्च बड़ी करती थी कि हर एक क्रीम जो हम मिक्स कर रहे हैं उसके अंदर स्टेरॉइड्स है।
वो कहीं ना कहीं गोरा करने के लिए, कहीं आपके पिगमेंट को दूर करने के लिए है, कहीं आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए, एक्नी के लिए है। तो किसी ना किसी में, हर एक में एक रेशो मौजूद होता है मरकरी का, वो आपकी चारों क्रीमों में मिक्स था। और जब वो मिक्स होके वो मरकरी आपका इकट्ठा हो गया तो वो स्किन के लिए कितना बर्बाद करेगा वो स्किन को। हाँ। तो मैंने उस दौर से देखा, फिर मेरे पास जब मैंने पढ़ाई की और जब मैं इस फील्ड से रिलेट हुई तो मेरे पास ऐसे पेशेंट काफ़ी आने लगे। मैं, आप यकीन करो, मैं अपने शोज़ में बहुत ज़्यादा गोरा होने की कोई भी रेमेडी नहीं बताती हूँ। आपको गोरा नहीं होना, अपनी स्किन के कलर को 1 से 2 टोन, जो आपको ओरिजिनल कलर है उसको वापस लेकर आइए और स्किन को आप फ्रेश रखिए। विटामिन सी बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। जितना विटामिन सी आप इनटेक करेंगे, अब तो लगाने के सीरम भी आ गए हैं, आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं वो सीरम। आप वो चीज़ें लगाएं, अप्लाई करें, खाएं। जब तक आप इंटरनली खाएंगे नहीं कुछ ऐसी चीज़, तो आपकी स्किन को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कुछ भी लगाने के लिए। मैं भी एक लास्ट अच्छा, तो फिर रंग गोरा करने के लिए क्या खाना क्या चाहिए, ये ज़रा बताएं। सबसे बेस्ट है विटामिन सी। आपका विटामिन सी, रंग गोरा नहीं, देखो रंग गोरा करने के लिए कभी भी कोई चीज आपको नहीं खानी। देखिए, मैं तो वो सवाल करी जो आवाम के दिल की आवाज है, तो आप वही जवाब दें। आवाम के दिल की आवाज बनी क्यों है ये? बिल्कुल। अब जब खवातीन अपने बेटे के लिए बहुएं ढूंढने जाती हैं तो वो चाहिए जी, उनको गोरी चिट्टी बहू चाहिए। अरे भाई, आप ये अवेयरनेस लेकर आओ कि गोरा होना मकसद नहीं है। एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की अगर आपके पास आती है, गोरा होना मकसद थोड़ी है। देखिए, हम काला और गोरा सिर्फ हमारे मुल्क में ये सिर्फ चीज चल रही है। आप अगर अब्रॉड में कहीं भी चले जाएं, इस लफ्ज को गाली समझा जाता है। क्या आपने किसी को काला कह दिया? हाँ, डिस्टिंक्शन कर दी, बिल्कुल आपने किसी के कलर पे बात कर दी है इस तरह से। बिल्कुल नहीं। देखिए, नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों को किसी को पॉइंटेड करना ही नहीं चाहिए कि ये काला है। लेकिन अभी क्या करें, मेरा मसला तो सारा ये ना कि ये जो भाग दौड़ लगी हुई है, फिर अब आप देखें। अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रंग गोरा करने के लिए जो लोग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं ना, ये एक अलग जो है वो मखसूस तबका है, और जो लोग ट्रीटमेंट्स की तरफ हैं वो तबका मखसूस है। इसका मतलब किसी में डिफरेंशिएट करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब बिग बजट्स जो है जिनके नहीं हैं, और जो ये 2-4-5 हज़ार की चीज़ें ही अफोर्ड कर सकते हैं, वो स्टे करते हैं क्रीम्स के ऊपर। और जो मैनेज कर सकते हैं, और थ्रू आउट साइकिल उनका भी इसी तरीके से चलता जाता है कि वो आपने मंथली 5 सेशन कराने, 6 सेशन कराने, वो चलते रहते। तो अगर आप अपनी स्किन को मेंटेन करते रहते तो ठीक है। तो ये 2 तरह की चीज़ें हैं। एक वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं। इन दोनों में ही बताइए कि ट्रीटमेंट सही है या फिर वो क्रीम्स वाले ठीक हैं, या फिर दोनों ही ठीक नहीं है। ज़रा थोड़ा सा आज मेरा हमारे साथ है तो डिटेल में पूछते। देखिए, नुकसानदेह तो ज़्यादा क्रीम्स का है। सही, क्रीम्स जो मिक्स करके बना रहे हैं वो तो इंतहाई, मतलब ये कि हाँ, जब आप प्रोसीजर्स करवाने जाते हैं, ऑब्वियसली वो किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, वो एक आपको नोन रखता है, आपकी अकॉर्डिंग टू स्किन आपके ऊपर प्रोसीजर्स करेगा वो। क्या आपकी स्किन बर्बाद तो नहीं हो रही है आप? लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ इसलिए नहीं जाती हूँ कि वो भी, उसके लिए आपके पास एक तो पैसा होना सबसे बड़ी चीज़ के, पैसा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, फिर वो हर 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद मेंटेनेंस मांगता है। देखें, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उस तरफ जाइए। अदरवाइज मैं ये कहती हूँ कि जो जैसा है उसको अपने अंदर खुद निखारिए, खाना पीना कीजिए। मैं तो वो चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद लगाती हूँ। लोगों में ये कॉन्शियस है ना कि नाइट क्रीम कौन सी लगानी है, डे क्रीम कौन सी लगानी है, कोई प्रॉब्लम है कि यकीन करो कौन सी नाइट क्रीम लगाएं, कौन सी डे क्रीम लगाएं, सीरम कौन सा लगाना है, फिर सन ब्लॉक कौन सा लगाना है। यानी आप अगर स्किन के डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपका ये प्रिस्क्रिप्शन लाजमी होगा कि आपने सुबह जो है उठ के ये सीरम लगाना है, फिर उसके बाद आपने डे क्रीम लगानी है, फिर उसके बाद आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, या पहले सन ब्लॉक लगाना है। लॉट ऑफ थिंग, बट व्हाट हुमैरा थिंक्स कि आसान और अच्छा क्या तरीका है जिससे आपकी स्किन भी डैमेज ना हो और आपकी स्किन गोरी भी रहे आपके मुताबिक, और जो है खूबसूरत भी रहे और ग्लो भी करती। अब मैं कल की बात बताती हूँ। मेरी भांजी ने एक किट मंगवाई थी, वो के सीरम और ये सब विटामिन सी वगैरह। अच्छा ठीक है, मैंने कहा हाँ अच्छा लग रहा है, रिजल्ट भी तुम्हारा बड़ा अच्छा है। कल मैंने देखा, मैंने कहा नहीं यार, मैं किट नहीं मंगवाती हूँ। मैंने एक अपनी रेमेडी बनाई, निकाली, वो लगाई, और वो शाम को ही मुझे मिली, कह रही आनी आपने कराया क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं कराया, मैंने आलू को कद्दूकश किया, उसका पानी निकाला, उसके अंदर कॉफ़ी मिलाई, माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म किया,
सेकंडों में ये मेरा मास्क बन गया। अरे वाह भाई। यकीन करो हाँ। इतना प्यारी वो क्रीम बनी है ना, वो हाँ। मैंने 3-4 दिन की बना के रख ली। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा अलसी का ऑयल मेरे पास था, यानी फ्यू ड्रॉप्स, 1 से 2 ड्रॉप्स मैंने उसमें वो ऐड किए बस, और वो मैंने मास्क लगाया है। मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट, स्मूथ, रिंकल फ्री नजर आने लग गई एक अप्लाई के बाद। 7 डेज आप अगर कर लोगे ये, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ये वो चीजें हैं। और सब्जी से ही वो आपने जो है वो बिल्कुल, बना ली। आलू को सिंपली मैंने कोई पानी नहीं मिलाया उसके अंदर, उसका अपना पानी जो मौजूद था उसी के अंदर, उसके अंदर स्टार्च भी होता है, बेसिकली आलू का स्टार्च तो होता मैं है। हम इसको कह सकते हैं कि ये जो आपने आलू की क्रीम बनाई है, Yes. ये जो है ये बड़ी जबरदस्त रही, और इसमें जितनी चीजें आपने डाली उसके बाद स्किन जो है वो बड़ी जबरदस्त हो गई। जरा एक दफा फिर से ना इसकी रेमेडी आलू का आपने अच्छी तरह रस निकाल लेना है, और उसके स्टार्च के साथ ही पूरा उसके अंदर आपने, जैसे अगर वो 4 चम्मच आलू का रस है तो उसके अंदर 2 चम्मच भर के आपने कॉफ़ी ऐड करनी है। उसको इतना फेंटना है और थोड़ी देर माइक्रोवेव में रख दीजिए गर्म होने के लिए, यानी 15 सेकेंड। वो आपने गर्म किया, उसके बाद वो एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा। उसके अंदर मैंने अलसी का ऑयल 2 ड्रॉप्स ऐड कर दिया था बस, और वो मैंने फेस पे अप्लाई कर दिया 20 मिनट्स के लिए। जब मैं वॉश करने गई हूँ हल्का सा वेट किया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मसाज किया और पानी से मुंह धो लिया बस। ये सही। मेरा मास्क था। अच्छा, तो ये आपने मास्क लगाया और उसके बाद स्किन जो है वो ग्लो कर रही ग्लो थी, करने जबरदस्त हो रही लगी। थी। आज तक मैंने अपनी फेस पे कोई प्रोसीजर नहीं कराया। मुझे बहुत से मेरे फ्रेंड्स सर्कल में डॉक्टर्स हैं, सब कहते हैं कि आओ तुम्हें फ्री में कराएंगे। हाँ। मैंने कहा ये फ्री का लालच मुझे बिल्कुल नहीं देना कि मुझे फ्री में कराओगे। हाँ, मैंने कभी हाँ। अपनी स्किन को किसी के हवाले नहीं किया। आई एम 50 years and old, मैं ये भी बता दूं। ओह, अच्छा, सही तो सही। ये मैंने कभी स्किन पे मैंने कोई चीज़ अप्लाई नहीं की है। घरेलू टोटके जो दूसरों को बताती हूँ वही अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। सही। देखिए, हमेशा सदका जारिया यही चीज़ें होती हैं जो आप खुद करें, दूसरों को भी उस पर आमादा कीजिए। ये नहीं होगा कि जी मैं तो प्रोसीजर कराने जा रही हूँ हाँ। और यहाँ लोगों को बैठ के बेवकूफ़ बना रही हूँ कि जी ये लगा लें और ये लगा लें। ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं यहाँ। चले जी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और बहुत ज़बरदस्त ये जो आलू की इन्होंने क्रीम बताई है ना रंग गोरा करने के लिए, ये सारे आप लोग जो है ये ज़रूर अप्लाई करें, और इससे जो है आपकी स्किन ने पतला भी नहीं होना और आपकी स्किन पे प्रॉब्लम भी नहीं होनी, और ये घर की रेमेडी और बड़ी अच्छी रेमेडी है। अच्छा मैं ना मज़ीद ये मुझे ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये तो आपने हमें एक बता दी रेमेडी और ये टिप बता दी। अब क्या होता है डार्क सर्कल्स के लिए क्या किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत महंगी क्रीम्स जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसी स्टूडेंट होती हैं, लड़कियाँ होती हैं जिनको वाकई बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं पढ़ाई की वजह से, पानी की कमी की वजह से, एनीमिक होती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। वो इतनी महंगी क्रीम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो घरेलू टोटके के तौर पर, होम रेमेडी के तौर पर वो क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जो उनके डार्क सर्कल्स जो हैं वो रिमूव हो जाए, वो चले जाए। सिंपली हमारी ये जो सेकंड लास्ट फिंगर्स हैं, इसके अंदर ऐसी रेज होती हैं कि जो आपके पिगमेंट को रिमूव करती हैं, जो आपके पिगमेंटेड एरियाज होते हैं। आपने सिंपल लेना है कोई भी क्रीम जो आपको सूट करती है, उसमें आपने कड़वा बादाम का तेल ऐड कर लेना है। यानी अगर 80 ग्राम्स की कोई क्रीम है आपके पास जो आप लगा रहे हैं, चाहे सर्दियां हो या गर्मियां हो, उसमें आपने कोल्ड, अगर सर्दियां हैं तो कोल्ड क्रीम यूज़ करोगे, गर्मी में वैनिशिंग क्रीम यूज़ करोगे, तो कोई भी 80 ग्राम्स क्रीम में आपने 1 चम्मच भर के कड़वे बादाम का तेल ऐड कर लेना है। उसको फेंट लीजिए, चाहे तो उसमें एक काफूर की टिकिया भी ऐड कर लीजिए। ये क्रीम बना लें और रात को सोते टाइम पे ये वाली फिंगर से आपने टैप 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 इस तरह करते रहना है। ये आप करते रहिए, इससे आपकी देखिएगा कि आपके डार्क सर्कल्स रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। और प्लस ये कि रात को सोते हुए अंधेरे में गैजेट को यूज़ ना करें, जो मोबाइल को यूज़ करते हैं, हाँ। इसको इससे दूर अंधेरे में गैजेट्स जो है वो यूज़ नहीं करें। अच्छा, और ये वाली फिंगर से जो आपने ऐसे करके टैप 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 इसको करना है, तो इससे डार्क सर्कल्स जो आपकी, है इससे देखिएगा आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। हाँ। और आप, क्योंकि यहाँ पे हमारी वेन्स होती है ना बहुत बारीक होती हैं, हाँ। तो वो भी आपकी, मतलब टैप इसलिए कह रही हूँ कि उसको नुकसान भी नहीं होगा। हाँ। और फिर यह है कि आपके पिगमेंट जो है वो खत्म होना चाहिए। यही फिंगर्स आपकी कहीं भी पिगमेंट है, हाँ। आप अच्छी तरह उससे मसाज करते रहें तो आपकी ये पिगमेंट चली जाएगी। सही। अच्छा, फेस वॉश बहुत सारे लोग जो है वो यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग फेस वॉश यूज़ करते हैं, लेकिन अगर घर में फेस वॉश, घर का फेस वॉश यूज़ करना हो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हो, पिंपल भी नहीं हो, स्वेटिंग भी कम हो, चेहरा भी फ्रेश हो जाए, तो किस तरह से बनाया जा सकता है घर का फेस वॉश? सिंपल 2 चम्मच बेसन ले लें, 1 चम्मच कॉफ़ी ले लें, 1 चम्मच उसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड कर लीजिए, और एक अलसी का जेल बना के ना फ्रिज में रख दीजिए। ये सब चीज़ें पाउडर में मिक्स करके, बॉटल में मिक्स करके तो आप वॉश बेसन पे रख दीजिए। जब आपने मिक्स करना हो, अलसी का जेल लिया, उसके अंदर आपने पाउडर मिक्स किया और ये आपने
आपने इससे अपना फेस को वॉश कर लिया, आपका मॉइस्चर भी रहेगा, आपका एक्नी भी खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर आपका एक्नी है तो इसके अंदर थोड़ा सा लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं। सही। अच्छा, बेसन से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन में थोड़ा इशू होता है, वो लोग फिर कीजिए। खाली बेसन ना लगाए ना। देखें, कभी कभी जब इस तरह की कोई कैफियत हुआ करे तो उसके अंदर दूध का इस्तेमाल करके देख लीजिए, दही का इस्तेमाल करके देख लीजिए। ये चीज़ें होती हैं। कभी कभी मुझे दूध से एलर्जी होती थी तो मैंने दही का इस्तेमाल शुरू किया कि दही में मिक्स करके लगा लीजिए। जबकि अभी ये जो गर्मियाँ आ रही हैं, इसमें आपने दही में अगर ऐड करके ये चीज़ें लगाएंगे तो आपकी स्किन फ्रेश रहेगी। अच्छा, मैंने जो चीज़ें बताई हैं, बेसन, कॉफ़ी, दूध, पाउडर मिल्क जो होता है वो मिक्स करके रखिए। और आप चाहें तो हल्दी, जो ओरिजिनल हल्दी होती है, 1/2 टीस्पून वो भी ऐड कर दीजिए ताकि जर्म्स से भी आपकी स्किन बच जाए। और अलसी का जेल आप बना के रख लीजिए, वो पका के अच्छी तरह अलसी का गाढ़ा सा जेल बन जाता है। हाँ। वो आप उसके अंदर मिक्स करके ये इससे फेस वॉश कीजिए। आप देखिएगा आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी। लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि हम ये वाला फेस वॉश उठा के ले आए, दिन में जितने मर्जी चाहें वो फेस वॉश रगड़ते रहते हैं। उससे क्या होता है, बाहर से आप जो फेस वॉश यूज करते हैं वो भी दिन में सिर्फ 2 दफा यूज करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना आपका सीबम खत्म हो जाएगा। सीबम खत्म हो जाएगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया उमैरा हमारे शो पे आई। और देखें, उमैरा जब हमारे शो पर आती है ना तो टाइम एंड हो गया और मुझे पता नहीं चला, और अभी भी कई सारे सवाल जो है वो जहन में थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है उन सवालों के जवाब लेंगे। आज का शो कैसा लगा जरूर आपने बताना है हमारी सोशल साइट पर। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग City at 10।